यूपीएससी हिंदी बोले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी आरबीआई के बारे में और आरबीआई के बारे में हम सब कुछ जाना था और हमने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे। बैंकिंग या वित्तीय तंत्र को हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक के रूप में या सब टॉपिक के रूप में हमने इसको समझ लिया था। मैंने आपको थोड़ा सा 1 मिनट में आपको रिवीजन करवा देता हूँ और इस बात पर ध्यान देंगे इस क्लास में कि अब हम क्लासेस की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने वाले हैं। धीमे धीमे से इसको हम तेजी की ओर ले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्टार्टिंग होगी तो शुरुआत में थोड़ा धीमापन होगा। अब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी की प्रैक्टिस धीरे धीरे हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है क्लास को फोकस होकर क्लास को लेना है। कैसे लेना है? इसकी भी जो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर संभव हो तो क्लास को अगर लाइव ले रहे हो तो अच्छी बात है। जब लाइव ले रहे हो तो स्क्रीन को हमेशा रोटेट कर ले, यानी 16:9 में क्लासेस को लें, ना कि फ़ोन को सीधा करके। अगर ऐसा लेते हैं तो क्या होता है, नीचे वीडियोस दिखती हैं तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं सीधा सा। अगर आप बाद में क्लास को देखते हैं, लाइव नहीं देखते हैं, तो क्या होता है, आप इसको डाउनलोड करके देखा करें और नेट को ऑफ रखा करें, फ्लाइट मोड ऑन कर लिया करें। तो डिस्ट्रैक्शन से बचें और फोकस होकर, अगर आपको थकावट महसूस होती है बीच क्लास में, क्लास को 5 मिनट रोकिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा नैप ले सकते हैं आप। इसके बाद क्लासेस को दोबारा शुरू कीजिए, हाथ में पेन और कॉपी और एक एक शब्द को अच्छे से लिखते जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम 1 मिनट में रिवीजन कर लेंगे कल की क्लास का। देखिए, हमने समझा था कि वित्तीय तंत्र के अंतर्गत क्या-क्या आता है, गैर बैंकिंग तंत्र और बैंकिंग तंत्र। बैंकिंग तंत्र 2 प्रकार का होता है, वाणिज्यिक बैंक, फिर 2 प्रकार की बैंकें होती हैं, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, जो कि लाभ के उद्देश्य से जिनका स्थापना की जाती है। सहकारी बैंक क्या होती हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए या वित्तीय समावेशन के लिए जिन बैंकों की स्थापना की जाती है। वाणिज्यिक बैंक 2 प्रकार की होती है, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। सहकारी बैंक भी 2 प्रकार की होती है, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित का मतलब होता है राज भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत द्वितीय अनुसूची में रजिस्टर्ड जो बैंक हैं उनको बोलते हैं अनुसूचित, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको बोलते हैं गैर अनुसूचित। दोनों बैंकों के बारे में एक ही परिभाषा थी। तो हमने ये लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम आगे देखेंगे एक एक बैंक को। पहले समझेंगे हम वाणिज्यिक बैंक क्या है, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी बैंक आती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एसबीआई, तो वो किस प्रकार की बैंक है। अब इसमें भी हम देखेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे आरआरबी, लोकल एरिया बैंक। अब जो हम देखने वाले हैं ये पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। अगर पीवाईक्यू में से कुछ थीम बचती भी है तो हम उसको नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका इकोनॉमी का कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, आप साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। देखिए, आपको नोट्स कैसे बनाना है, आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए हम बोलेंगे आपसे, क्योंकि देखिए हम आपको जब पीपीटी देते हैं तो पीपीटी में से नोट्स बनाना थोड़ा क्या होता है, बोरिंग टाइप होता है। तो आप हाल की हाल इनको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर जब आप नोट्स बनाएंगे तो पीपीटी का सहारा ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इकोनॉमी पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर आप सीधा ऐसा करेंगे, क्या आप नोट्स खुद से ना बनाकर सीधा पीपीटी पर निर्भर रहेंगे या सिर्फ उन चीज़ों को लिखेंगे जो कि मैं इस पीपीटी में नहीं लिखा होगा और मैं बोलता हूँ, तो क्या होगा, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखकर रह जाएंगे और पीपीटी को सिर्फ आप ये सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, फ़ोन से कोई नहीं पढ़ता है। आप स्टूडेंट हैं, आप लगभग 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, आपको खुद को पता है कि फ़ोन से या टैबलेट से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं होती है। हम पीडीएफ को नहीं पढ़ पाते हैं। अगर लॉन्ग पीडीएफ होते हैं, हो सकता है आप 1 या 2 पेज को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसी बुक को पूरा या पूरे नोट्स को फ़ोन से नहीं पढ़ सकते। तो सीधा से स्टार्ट करते हैं वाणिज्यिक बैंक। आप साथ-साथ नोट करते जाइए जो-जो हम अंडरलाइन करते रहें। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही है। परिभाषा क्या है? वे बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं और अपने ग्राहकों को अल्पकालिक ऋण देते हैं। 2 चीज़ें हैं, जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को अल्पकालिक ऋण देना। अल्पकालिक का मतलब क्या है? और अग्रिम प्रदान करते हैं। इसका सीरियस मतलब, इस परिभाषा में थोड़ी-सी समस्या है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसमें क्या लिखेंगे आप?
वे बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं और अपने ग्राहकों को तीनों कालिक लिखिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीपीटी में अगर कोई गलती होती है तो इसको हम हाल सही करवा देते हैं। तीनों कालिक, इसमें क्या क्या? अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, यानी तीनों के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए भी, कुछ वर्षों के लिए भी और अधिक वर्षों के लिए भी, सीधा सा मतलब है। और अग्रिम प्रदान करते हैं। इस प्रकार व्यापार और वाणिज्य में विकास में मदद करते हैं, सीधा सा। इसका कार्य क्या क्या होता है? अब इसका कार्य सीधा सा होता है कि वाणिज्य बैंक का अगर आप देखेंगे तो इसका उदाहरण है आपका क्या? एसबीआई में हम क्या करते हैं? अपना खाता खुलवाते हैं। तो क्या क्या करते हैं हम? खाते के माध्यम से हम अपनी सेविंग्स रखते हैं और उन सेविंग्स पर हमको क्या मिलता है? ब्याज देती है। क्या देती है? बैंक ब्याज देती है। इस चीज को बिल्कुल फोकस होकर समझना है। सेविंग्स करते हैं, साथ में हमको ब्याज ही मिलता है। इसमें हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो क्या होता है? हम उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दूसरी बैंक्स में और ट्रांजैक्शन अपनी खाते में भी करवा सकते हैं। ये हो गई आपकी सेकंड की। थर्ड क्या है? हम इसमें एफडी कर सकते हैं, यानी आपकी क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसको। और चौथा क्या है? आप इसमें एसआईपी जैसी सुविधाएं भी ले सकते हैं इस बैंक के माध्यम से। तो क्या है? ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। जमा का मतलब क्या होता है? आपको पहले बताया था मैंने। जमा का मतलब होता है हम जो पैसे जमा करते हैं बैंक में सेविंग के लिए, कि मैं कोई सेविंग कर रहा हूँ, यानी मैं बचत कर रहा हूँ। जैसे कि हमने लास्ट में टॉपिक्स पढ़े थे, क्या? पूंजी, उत्पादन और आदि पढ़े थे। तो क्या होगा? अगर मेरी आय है, आय में से मेरा थोड़ा खर्चा हो गया, खर्चा में से क्या बचा? मुझे थोड़ी बचत करनी है, तो उस पैसे को लेकर मैं बैंक में रखता हूँ। बैंक में क्यों रखता हूँ? इससे मेरी सुरक्षा भी रहती है और मुझे ब्याज भी मिलता है। तो ये क्या है? जमा स्वीकार करना। अल्पकालिक ऋण और अग्रिम देना। अल्पकालिक ऋण का मतलब क्या है? अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए भी ऋण देता है, ज्यादा समय के लिए भी ऋण देता है। व्यापारिक गतिविधियों को वित्त पोषण प्रदान करना। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस लोन भी कौन देता है? वाणिज्यिक बैंक। उदाहरण क्या है इसका? एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इससे पहले हम एक चीज और समझ लें। जैसे कि हमने पहले बोला था कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक। तो वाणिज्य बैंक भी दो प्रकार की होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब आगे देखते हैं हम। अब विकास बैंक हैं, ये भी किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपकी किसके अंतर्गत? वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत। देखिए, सीधा सा वाणिज्य बैंक। अब इसकी परिभाषा क्या है? ये बैंक उद्योग, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन और विकास में लगे हुए हैं। देखिए, इसको सीधा सा रटने की जरूरत है ही नहीं। नाम से ही आपको स्पेसिफाई हो रहा है या अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि विकास बैंक का मतलब क्या है? देश का विकास। देश का विकास कैसे होगा? उद्योग, कृषि। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा आपको? पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना। सीधा सा हमेशा पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए आपको हमेशा, कि जब भी आप सो रहे हो या कुछ खा रहे हो या दूसरी क्लास ले रहे हो, तो हमेशा आप इंटरलिंक कर सकें किसी भी चीज को। अब इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है, किस किस क्षेत्र को? बैंक को और कृषि को। भारतीय रिजर्व बैंक इनकी वित्तीय कार्यों की निगरानी करता। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या है? एक होता है निगरानी, एक होता है निरीक्षण, एक होता है क्या आपका? विनियमन। तो इन तीनों में अंतर क्या होता है? निगरानी का मतलब होता है कि वो सीधा सीधा देख रहा है कि व्यवस्था सही चल रही है या नहीं। निरीक्षण का मतलब क्या हो रहा है? वो देख भी रहा है और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसको बताएगा भी। यानी इन दोनों में समानता तो है, लेकिन निरीक्षण का अर्थ होता है कि निरीक्षण वो कुछ पैमाने के आधार पर करता है। अगर कोई बैंक, जैसे आरबीआई, किसी बैंक की क्या करता है? निरीक्षण करता है। निरीक्षण किसी पैमाने पर करता है। अगर बैंक उस पैमाने पर खरी नहीं उतरती है तो वो क्या करेगा? बैंक को चेतावनी देगा या उसको नोटिस देगा कि आप ऐसे काम कीजिए। विनियमन का सीधा सा अर्थ क्या होता है? विनियमन का सीधा सा अर्थ क्या होता है? उससे, उस बैंक से संबंधित नियम बनाना। सीधा सा मतलब होता है विनियमन का। तो इन तीनों शब्दों को आप अपने नोट्स के कोने में लिख लीजिए, जिससे क्या हो, कभी भी जब वर्ड आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सीधा सा। अब क्या है? आरबीआई, और देखिए
ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आए भी हुए हैं। किसको लेकर? जैसे नाबार्ड को लेकर आया था एक बार, और आपका क्या आया था, जो सहकारी समिति बैंक हैं, सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी बैंक होती है, तो उनका जो निगरानी अलग करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, नाबार्ड भी आता है उसमें, उसमें आरबीआई भी आता है आपका, और एनबीएफसी संबंधित भी आता है। तो इसको हम आगे देखेंगे, इनमें अंतर क्या होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि देखिए, आगे तो हम देखेंगे, जब हम अंतर देखेंगे तो वाणिज्यिक बैंक का जो कौन करता है, निरीक्षण, निगरानी और विनियमन कौन करता है, सीधा आरबीआई करता है बस, और कोई नहीं करता। इसका भी कौन करता है, आरबीआई करता है। भारत सरकार विकास बैंक जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ये नाम से आया था। इसका क्या पूछा था, इसका कालक्रम पूछा था यूपीएससी ने पीवाईक्यू में। और भारत निर्यात आयात बैंक सरकार की विशेष योजना के तहत संचालित होते हैं। ये उदाहरण दिए हैं किसके, विकास बैंक के। कार्य क्या है इसके, सीधा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है कि निवेश के लिए ऋण देना, परियोजनाओं का विकास और वित्त पोषण। सिंपल सी चीज है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, आप इसी नाम को देकर ही समझ जाएंगे कि ये बैंक किससे संबंधित है। वही औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है कोऑपरेटिव बैंक। अब इससे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आरआरबी देख लेंगे और लोकल एरिया बैंक देख लेंगे। क्यों देख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, बैंक दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंक, और आपकी कौन सी, सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, तो पहले हम कॉमर्शियल बैंक देख लें कि कॉमर्शियल बैंक के प्रकार में हमने क्या देख लिया, अभी हमने विकास बैंक देख लिया। अभी हम आगे क्या देखेंगे, हम आरआरबी देख लेंगे। अभी हम क्या देख लेंगे, विदेशी बैंक देख लेंगे। अभी हम आगे क्या देख लेंगे, फिर लोकल एरिया बैंक देख लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये स्लाइड पहले आ गई है लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। हाँ, विदेशी बैंक। विदेशी बैंक भी किसके अंतर्गत आती है, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत। सीधा सा मतलब है, नाम से स्पष्ट है कि विदेशी बैंक का मतलब है किसी अन्य देश द्वारा हमारे यहाँ किसी अन्य देश द्वारा अन्य देश में अपनी बैंक की शाखा को खोलना या बैंक को खोलना, तो विदेशी बैंक कहलाता है। विदेशी देशों में मुख्यालय रखने वाले बैंक जो भारत में कार्यरत हैं, सीधा सा कार्य क्या है, विदेशी मुद्रा लेन देन, व्यापार, वित्त पोषण। उदाहरण क्या है, सिटी बैंक। भले ही आपने इसका नाम ना सुना हो, ना इसका नाम सुना हो, इसका नाम जरूर सुना होगा अपना, सिटी बैंक। तो देखिए, अब इसमें याद रखने की क्या चीज है, इससे संबंधित निगरानी, निरीक्षण और विनियमन का कार्य कौन कौन करता है, आरबीआई तो करेगा ही। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए भाई, भारत देश की बात हो रही तो आरबीआई को तो इसमें आगे आना ही है। ये है हमारा प्यारा भारत। थोड़ा मैप जल्दबाजी में ऐसा बना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, आरबीआई काम क्यों करेगा, क्योंकि ये भारत में है। अब इसके साथ कौन करेगा, जिस विदेश की ये क्या है, बैंक है, उस विदेश से संबंधित जो भी उसकी वित्तीय संस्था होगी वो, तो कोई भी हो सकती है। तो अगर स्टेटमेंट क्या आता है कि विदेशी बैंकों का का नियमन या निगरानी केवल आरबीआई करता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दो प्रकार से गलत होगा। एक तो क्या है, अगर केवल वर्ड आ जाता है तो ये एक्सट्रीम बन जाता है, यानी केवल लगाने से क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट की पॉसिबिलिटी खत्म होती है। तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी तो भी ये गलत होगा। और बाकी हमने तो पढ़ ही लिया। क्यों, क्योंकि किसी देश में अगर काम करेंगे तो उस देश की सरकार भी दिखेगी, अगर हम जिस देश से संबंध रखते हैं तो वो देश की सरकार भी दिखेगी। अब है विन्नीकृत बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत। वे बैंक जो किसी विशेष सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक। इसका नाम क्या है, माइक्रो फाइनेंस बैंक। अब आपने एक नाम सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। कंपनी और बैंक में क्या अंतर होता है, वही अंतर होता है जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, कल बताया था ना मैंने आपको, और आज भी बताया था क्या, कि बैंक कौन सी होती हैं जो अगर ये अनुसूचित बैंक होंगी तो क्या होगा, द्वितीय अनुसूची में
आपकी रजिस्टर्ड होंगी 1934 के आरबीआई रिजर्व अधिनियम के तहत। अब इसका कार्य क्या है? विशिष्ट सेवाओं की पूर्ति, छोटे व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करना। पेटीएम, इसका नाम जरूर सुना होगा, हम जन लघु वित्त बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। तो आप समझ गए होंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर ये महत्वपूर्ण होगी तो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, लेकिन अभी न्यूज़ में तो देखने को नहीं मिली, लेकिन तब भी आपको इसको ध्यान रखना है कि ये वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत काम करते हैं और इसका संपूर्ण जो विनियमन है, निगरानी है, निरीक्षण वो कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए इनमें आपस में अंतर क्या है। अंतर तो वैसे ही मैंने आपको बता ही दिया है। कार्य के अनुसार वाणिज्यिक बैंक दैनिक लेन देन का काम करता है, जबकि विकास बैंक है वो दीर्घकालीन निवेश के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण वाणिज्य बैंकों में एचडीएफसी बैंक, जबकि विकास बैंकों में आईएफसीआई आता है। क्षेत्र सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं, जबकि विदेशी बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल सा। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ये भी क्या है? ये भी वाणिज्य बैंक के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का सीधा मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है आपका क्या, जो कि सरकार के स्वामित्व में आते हैं। ये भी बैंक होते हैं जिनका अधिकांश स्वामित्व भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है या कार्य क्या होता है? जनता को वित्तीय सेवा प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करना। अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि सीधा सीधा चल रहा है, थोड़ी बोरियत महसूस हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपकी वाणिज्यिक बैंक खत्म होगा, जब हम सहकारी बैंक को पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों में अंतर देखना होगा। तो बस फोकस होकर देखते जाइए। अब हमने कितने प्रकार के बैंक देख लिए? हमने वाणिज्यिक बैंक देखा, उसके अंतर्गत क्या क्या देखा हमने? विकास बैंक देख लिया आपने, और क्या क्या देख लिया लास्ट में? भिन्नीकृत बैंक देख लिया हमने, विभिन्नकृत या डिफरेंशिएटेड बैंक देख लिया, विदेशी बैंक देख लिए। तो सारे क्षेत्र के बैंक हमने देख लिए। सारे क्षेत्र बैंक में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ स्वामित्व का अंतर होता है। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक का अंतर होता है बस, कि ये सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं बस। अब निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र बैंक ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? बस इनमें अंतर क्या होता है? इनका अंतर सिर्फ इतना होता है कि इन पर स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का होता है या निजी कंपनी या संस्था का होता है बस। वही उदाहरण एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। कार्य ग्राहक से केंद्रित सेवा प्रदान करना और मुनाफे पर ध्यान देना। जबकि जो आपकी क्या है, इसमें सिर्फ एक अंतर देख सकते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, मुनाफे पर उनकी जो प्राथमिकता है वो मुनाफा नहीं होता, वो मुनाफा नहीं होता। जबकि जो निजी क्षेत्र की बैंक हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य वो होता है मुनाफा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का तो जो उद्देश्य है वह क्या है? वित्तीय सेवा प्रदान करना, यानी वित्तीय समावेशन। देखिए इस शब्द को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जहां भी मौका मिले मेंस में इस शब्द को लिख दीजिए। भारी भारी से लगभग कितने, ये नहीं बोलते कुछ शब्दों में वजन होता है लिखने से, तो कम से कम 100 शब्द ऐसे तैयार कीजिए जिसको मतलब आप मेंस में लिख के ही आए। अगर आपने 100 शब्द तैयार कर लिए तो आपके लगभग 15 से 20 मार्क्स हमेशा इंक्रीज होंगे ही मेंस में। अब क्या निजी क्षेत्र के बैंक हो गए? अनुसूचित बैंक, मैंने आपसे बात की थी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक मैंने आपको बता दिया था क्या, जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है, अनुसूचित बैंक कहलाता है। प्राप्त सुविधाएं क्या है? आरबीआई से ऋण लेने। अब एक अंतर देखना है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में। देखिए अब वही बात हुई कि आप बोलेंगे कि सर गैर अनुसूचित बैंक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्या घाटा है? घाटा उसको वो ये है, घाटा उसको ये है कि वह आरबीआई से ऋण लेने और पुनर्वित्त यानी रीडिस्काउंट की सुविधा प्राप्त किसको नहीं होती? गैर अनुसूचित बैंक को। गैर अनुसूचित बैंक को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती। पुनर्वित्त मतलब, रीडिस्काउंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आरबीआई से ऋण तो वो ले लेता है, और पुनर्वित्त का मतलब होता है यहाँ पर कि वो पहले से डिस्काउंट लेता है, मतलब डिस्काउंट पर देती है। जैसे कि पहले ब्याज लगता था 2%, तो वो 2% काट कर देगा। यानी देखिए मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए लोन लेने गया हूँ,
1 लाख रुपए मैं लोन लेने गया हूँ तो क्या होगा, वो 2% अगर मुझे ब्याज पर देगा किस एक फिक्स क्या टाइम के लिए, तो अगर 2% ब्याज देगा तो 98,000 रुपये में मुझे वो दे देगा बस। तो सीधा से क्या होगा, अब मुझे इस पर कोई ब्याज नहीं देना, तो क्या है, रीडिस्काउंट पर, पुनर्वित्त पर, सीधा सा। अब गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? गैर अनुसूचित बैंक होते हैं जो आरबीआई की 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं, सीधा सा। सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत आती हैं? मैंने आपको बताया था सहकारी बैंक 2 प्रकार की होती हैं, गैर अनुसूचित और अनुसूचित। आपको यहाँ पर गलत लग सकता है, इसको हटा दीजिए। वैसे ये सही पॉइंट है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम आगे समझेंगे कि ये कैसे सही था। अब रीजनल रूरल बैंक से मैंने आपसे क्या बोला था कि वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत ही आती है रूरल बैंक, लेकिन आती कैसे? जैसे वाणिज्यिक बैंक है, इसके 2 प्रकार हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। तो अनुसूचित बैंक में कौन आता है? आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखिए इसको समझते हैं कि ये कैसे आ गया। कि आप बोलेंगे सर हायरार्की में तो आपने क्या बताया था कि वाणिज्यिक बैंक है, दूसरा क्या है, सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक 2 प्रकार का होता है, कौन सा? अनुसूचित और गैर अनुसूचित। बिल्कुल होता है, मैंने आपको सही बताया था। ये सहकारी बैंक यहाँ पर भी आ सकता है और ये सहकारी बैंक आपका यहाँ भी आ सकता है, एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा नहीं है बस। अब आगे समझेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे आते हैं। स्वामित्व और अनुसूचितता का अंतर क्या होता है? स्वामित्व में तो सीधा सा अंतर मैंने आपको बताया था कि सार्वजनिक और निजी, और अनुसूचित और गैर अनुसूचित में आरबीआई से विशेष सुविधा प्राप्त करते हैं, जबकि ये विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं मिलती। अब रीजनल रूरल बैंक को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सहकारी बैंक को पढ़ेंगे। देखिए आप इसको ध्यान से क्यों पढ़ना है, आरआरबी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन 2 या 3 बार यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, सीपीएफ, सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में भी 2017 में सीडीएस में, और लगभग 2010 से पहले और 2020 के बाद भी यूपीएससी के जो एग्जाम कंडक्ट रहा है, जिनका मैंने अभी नाम लिया, उसमें भी कई बार इस बैंक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आधा वर्ड यहाँ पर लिखिए क्षेत्रीय, हेडिंग आपकी क्या होगी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स, मैंने आपसे एक चीज बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप इकोनॉमी पढ़ें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करें। अगर याद करने में समस्या हो रही है 2 लैंग्वेज में तो इंग्लिश याद करें, ना कि हिंदी। क्योंकि देखिए इंग्लिश में चेंज नहीं होता नाम, बल्कि हिंदी में नाम चेंज हो जाता है। तो सीधा इसको जल्दी से देख लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक किसके अंतर्गत आती है? वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन किसके अंतर्गत आती है? गैर अनुसूचित। यानी इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये 1934 के जो अधिनियम है, आरबीआई अधिनियम, उसके अंतर्गत क्या, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होते। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। अब ये अधिनियम कहाँ से आया? ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के अंतर्गत इसकी क्या हुई, स्थापना हुई, सीधा सा। ये 2 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्थापना का वर्ष इतना भले ही महत्वपूर्ण ना हो, ये महत्वपूर्ण कब होता है, अगर वो क्या पूछता है, कालक्रम पूछता है। कालक्रम यूपीएससी 2011 से पहले ज्यादा पूछता था, लेकिन ये जो ट्रेंड है उसने 2011 के बाद लगभग बंद कर दिया। मैंने लगभग क्यों बोला, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उसने पूछे हों, लेकिन पहले वो क्वेश्चंस का जो ट्रेंड था वो ज्यादा पूछता था। अब क्वेश्चंस ना के बराबर ही है बस। अब ग्रामीण नाम में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय सेवा प्रदान करना, किसान, व्यवसाय, मजदूर और ग्रामीण कारीगर। अब मेन चीज जो याद करने की चीज है वो क्या है, मुख्य चीज क्या है आपकी, मुख्य और महत्वपूर्ण चीज, नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर। नरसिम्हन समिति के बारे में आप बार बार पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। आज ये आप, मैं क्या बोलता हूँ आपसे हर बार एक होमवर्क दे देता हूँ छोटा सा, कि आज आप क्या करेंगे, नरसिम्हन समिति को गूगल पर सर्च करेंगे, विकिपीडिया पर इसके बारे में पढ़ेंगे, या कोई भी साइट जिस पर इसमें अच्छा लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, उसमें से आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ये किस किस से संबंधित थी। तो याद
रखिएगा कि रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना में किस किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? आरबीआई और सरकार दोनों ने। इन्हें प्रायोजक बैंक या स्पॉन्सर बैंक्स द्वारा सहयोग दिया जाता है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ किसका पैसा होता है, सरकार का या आरबीआई का। इसमें किसने, अगर कोई बैंक क्या बोलते, मान लीजिए कौन सी बैंक, उदाहरण लीजिए आईसीआईसीआई बैंक बोल रही है, आईसीआईसीआई बैंक वो बोल रही है कि मैं एक क्या खोलना चाहता हूँ, रीजनल रूरल बैंक, तो कुछ पैसा आप दे दो, कुछ पैसा मैं दे देता हूँ, कुछ पैसा सरकार और कुछ आरबीआई, मतलब आरबीआई, सरकार और निजी क्षेत्र। सीधा सा नियामक और नियंत्रक, यहाँ ध्यान देने की चीज है। जो अभी आपका सीधा सा पॉइंट चल कर आ रहे थे कि सभी का कौन कर रहा था, आरबीआई, अब वो यहाँ पर थोड़ा सा उलट गया है। सीधा से क्या, नियामक और नियंत्रक कौन है? बैंकिंग संचालक का निरीक्षण कौन करता है? आरबीआई। ध्यान रखिए, सिर्फ निरीक्षण करता है। और नियमन कौन करता है? आपका नाबार्ड। नाबार्ड क्या था 1982 में, सॉरी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों से संबंधित वित्तीय समावेशन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड कोई बैंक नहीं है, बल्कि एक वित्तीय संस्था है जो कि क्या कार्य करती है, बैंकों को, या इसके अंतर्गत कोई बैंक की स्थापना की जाती है तो उसको वो प्रोत्साहित करती है कि ग्रामीण विकास में सहायता करे या वित्तीय समावेशन में वृद्धि करे। ये कोई भी डायरेक्ट लोन किसी भी व्यक्ति या डायरेक्ट लोन नहीं देती है, बल्कि ये किससे संबंधित है? ये सुप्रीम है, ये आरबीआई की तरह है। जैसे आरबीआई, सेबी, उसी तरह एक क्या है आपका नाबार्ड है। तो बैंक्स हैं, जो बैंक हैं वो यहाँ कार्य करती हैं, ये इसके ऊपर कार्य करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं आरबीआई से क्या लेने जा रहा हूँ, लोन लेने जा रहा हूँ, तो ये बात पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो मुझ पर हंसेगा, वो बोलेगा कि आरबीआई तो लोन देगा ही नहीं तुमको, क्योंकि वो आरबीआई किसी व्यक्ति संस्था को डायरेक्ट लोन देता ही नहीं है। आरबीआई सिर्फ दो लोगों को, दो चीजों को लोन देता है। किस किस को देता है? एक देता है वो बैंक, और सेकंड देता है सरकार को लोन देता है। अब याद रखने की चीज है, निरीक्षण कौन करता है? आरबीआई। और विनियमन कौन करता है या नियमन कौन करता है? नाबार्ड। उदाहरण क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसी का नाम। अब एक चीज अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए। देखिए इसका जो स्वामित्व आगे लिखा है क्या इसमें? हाँ लिखा हुआ है। दो चीजें और लिख लीजिए इसमें आप। हाँ, आरआरबी जब स्थापना की गई थी तो उसमें कहाँ कहाँ की गई थी? 5 जगह की गई थी। तो सबसे पहले लिखिए आप गोरखपुर, कि नॉलेज के लिए अच्छा होता है ये, अगर मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप लिख सकें, या कहीं पर तो न्यूज़, ये जो आपकी नॉलेज है वो काम तो आएगी। गोरखपुर, मुरादाबाद, भिवानी हरियाणा, जयपुर, जयपुर, और आपका क्या? मालदा। मालदा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ये कहाँ है आपका? भिवानी हरियाणा। मुरादाबाद, गोरखपुर कहाँ है? आपके यूपी में। सीधा सा। अब एक चीज और लिखी इसमें साथ में, सिफारिश, समितियों की सिफारिश इसकी स्थापना के बाद। तो ब्यास लिखिए, ब्यास एवं पूर्वार, पूर्वार समिति ने आरआरबी बैंक के विलय की बात की है। किसके साथ? अन्य बैंकों के साथ इसके विलय की बात की गई है, क्योंकि ये अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं रही हैं। सीधा सा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, विजय केलकर, विजय केलकर समिति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समिति है, आप आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। विजय केलकर समिति ने इनकी और स्थापना से मना कर दिया है कि देखिए ये जितनी है इतनी ही रहने दीजिए, अब आगे इसकी स्थापना मत कीजिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए इनकी स्थापना की गई थी वो ये कार्य कर ही नहीं पा रही हैं। सीधा से नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य कार्य क्या है?
कृषि ऋण, गैर कृषि ऋण यानी एसएचजी स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण कारीगर, किसानों को फसल उत्पादन के लिए लघु और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। अब देखिए, जिसको स्वयं सहायता समूह के बारे में ना पता हो, आप जहां भी रहते हो, आपके मोहल्ले में या आसपास के क्षेत्र में कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होंगी, जिसमें क्या होता होगा, औरतें इकट्ठी होती हैं या महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वहां पर कुछ पैसे जमा होते हैं, उनको लोन मिलता है और वो आपस में ही उसमें से एक व्यक्ति प्रमुख बना दिया जाता है, जो कि संचालन करता है किसके बारे में, वो सबकी न्यूज़ देता है और कागजी कार्यवाही होती है और महीने में एक दिन फिक्स कर लेते हैं कि 1 तारीख को लोन लेने वाले जो बैंक वाले आते हैं वो लोन लेने आते हैं, किसी एक व्यक्ति के घर पर आते हैं जहाँ पर सभी महिलाएं हैं वो इकट्ठे होती हैं अपनी किस्त को लेकर। तो आपने 100% देखा ही होगा आसपास, तो वही क्या है, स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता देना। बचत और जमा योजना, मैंने आपको बता ही दिया कि बचत क्या है और जमा योजना क्या है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, मनरेगा, जनधन योजना, पीएम किसान, सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस, छोटे व्यवसायों और रोजगार के लिए ऋण देना, सीधा सा। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की चीज क्या है, संख्या कितनी अभी वर्तमान में 43, इसको याद कर सकते हैं, हो सकता है अगर उसको पूछना हो तो वो फैक्चुअल रूप से पूछ भी ले। प्रायोजक बैंक, आरआरबीज का प्रायोजन बड़े सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक करते हैं, उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई आपका। तो आरआरबी का जो प्रायोजन है यानी स्पॉन्सरशिप कौन करते हैं इनकी, बड़ी बड़ी बैंक्स। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बैंक्स जो गलियों में खुली है या मोहल्लों में खुली है वो इसका कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, जो वित्त चाहिए, वित्त पोषण वो बहुत अधिक चाहिए। अब शेयर संरचना क्या होती है, मान लीजिए अगर कोई नई आरआरबी बैंक खोलना है या ओपन करना है तो उसमें पैसा लगेगा, वो कैसे लगेगा, तो मान लीजिए 100 रुपए लग रहे हैं इस बैंक को खोलने में, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो 50 रुपए कौन देगा, भारत सरकार, तो इंडियन गवर्नमेंट। 35% कौन देगा, 100 रुपए में से 50 रुपए किसने दे दिए, इंडियन गवर्नमेंट ने। 35 रुपए किसने दे दिए, प्रायोजक बैंक यानी स्पॉन्सर बैंक ने। जिस बैंक ने इसमें शामिल होने के लिए क्या इच्छा जताई है वो देगी कितना, 35 रुपए, स्पॉन्सरशिप बैंक। और 15 रुपए कौन देगा, संबंधित राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। आप समझ गए अब, ठीक है। कार्य क्षेत्र क्या है, वही कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरुआत की गई थी, लेकिन आरआरबीज अब शहरी क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अगर मैं अनुमान लगाऊं, अगर इससे क्वेश्चन बनाया जाए तो हो सकता है स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए, कैसे कि आरआरबीज जैसे रीजनल रूरल बैंक्स, इसमें 2 तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं, कैसे, एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा। कैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सेवाएं देती हैं, केवल लग गया तो वैसे ही इस क्वेश्चन के सही होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो समझदार होगा तो स्टेटमेंट को सही भी लिखेगा, तो क्या लिखेगा वो, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहरी क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान करती हैं। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट तो जो अभ्यर्थी है जो कि इलेमिनेशन टेक्निक्स पढ़ के गया है उसको गलत कर देगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, अगर उसको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो क्या कंफ्यूजन में वो जरूर कंफ्यूजन में वो जरूर जाएगा। क्यों जाएगा, कि वो सिर्फ नाम से देखेगा कि नाम क्या है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काम कैसे करेगा। देखिए, अगर नाम में ग्रामीण है तो संभावना ये है कि सिर्फ ग्रामीण में ही, गांव में ही वो सेवा प्रदान करती हो, तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को गलत कर सकता है। तो मैंने आपसे बोला था कि एलिमिनेशन टेक्निक्स 90% काम करती हैं लेकिन 10% नहीं करती, इसलिए क्या बोलता हूँ, नॉलेज यूज कीजिए, टेक्निक्स यूज कीजिए और सेंस ऑफ ह्यूमर, तीनों का मिला जुला स्वरूप यूज करना चाहिए। तो देखिए, हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं कि किस तरह स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वो शहरी क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
अब एनबीएफसी आवे, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या नहीं पढ़ा अभी, सहकारी बैंक नहीं पढ़े। हाँ देखिए, इम्पोर्टेंट है, सहकारी बैंक से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में, और अदर एग्जाम में तो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सहकारी बैंक से। अब सहकारी बैंक क्या होती है, ये बैंक, सहकारिता का मतलब क्या होता है, सहकारिता का सीधा सा मतलब होता है आपस में मिलजुल कर कोई कार्य करना। तो ये बैंक क्या होते हैं, ये बैंक कोई एक व्यक्ति नहीं खोलता है, बल्कि अगर देखिए, अगर ये कहाँ खोल रहे हैं, आप कोई भी एक क्षेत्र मान लीजिए, मान लीजिए आपका गांव ही है, आपका गांव है, तो गांव के भी कई व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, किसको, इस सहकारी बैंक को ओपन करने में। वो अपना इसमें पैसा लगा देंगे और इसको चलाने में सहायता प्रदान करेंगे। और साथ में इसकी जो हेल्प कौन करता है, इसमें आरबीआई भी हेल्प करती है। आरबीआई, अब आप बोलेंगे सर आरबीआई के पास डायरेक्ट कैसे पहुंचेंगे, आरबीआई आप हमारी से हेल्प कीजिए। डायरेक्ट आरबीआई हेल्प नहीं करता है, बल्कि क्या क्या होता है, इसके 3 टाइप, मतलब त्रिस्तरीय संरचना होती है इसकी। क्या होती है, सबसे पहले राज्य स्तरीय, सबसे ऊपर, फिर क्या है जिला स्तरीय, फिर क्या आपकी प्राथमिक। इसमें एक प्रकार होता है, उसको अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ये बैंक अपने सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं। सहकारी बैंक, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक इनके बैंकिंग कार्यों और वित्तीय स्थिरता का निरीक्षण करता है। राज्य सहकारी समितियां, सहकारी बैंक राज्य स्तर पर पंजीकृत होती हैं। सहकारी बैंक, आपने हर बार पढ़ा होगा कि 1934 के तहत क्या होती हैं, रजिस्टर होती हैं। लेकिन सहकारी बैंक किसके अंतर्गत पंजीकृत होती हैं, राज्य स्तर पर पंजीकृत। इसका सीधा सा मतलब क्या है आपका, इसका सीधा सा मतलब है आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिखिए यहाँ पे, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। के अंतर्गत इसका क्या होता है, पंजीकरण होता है। अब इसका जो नियमन है वो कौन कौन करता है, देखिए आपने ये तो पढ़ लिया कि निरीक्षण कौन करता है, आरबीआई करता है। अब इसका नियमन कौन करता है, इसका नियमन करता है आरबीआई और राज्य सरकार। और राज्य सरकार में भी कौन करता है, मुख्यतः वही राज्य सहकारी समिति। राज्य सहकारी समिति, इसकी कौन करती है, विनियमन करती है। अब इसकी जो शाखाएं हैं, मान लीजिए एक क्या खोली है इन्होंने, बैंक खोली है, तो उसकी शाखा, देखिए एक एसबीआई बैंक है आपके कौन से शहर में, तो हो सकता है उसकी अलग अलग शाखाएं उसी शहर में छोटे छोटे मोहल्लों में भी हों, तो उसी के तहत, और उसकी इसी एसबीआई की जो क्या है आपकी सहकारी बैंक खोली है, तो हर एक सहकारी बैंक का हो सकता है नाम भी अलग अलग हो, तो उस सहकारी बैंक राज्य से बाहर उसकी शाखा नहीं हो सकती। इस पॉइंट को याद रखें, लिख लीजिए कि इसकी शाखाएं राज्य तक ही सीमित होती हैं। सेकंड लिखिए इसके कार्यों में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, सस्ती दरों पर ऋण देना। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है। इनका पंजीकरण और प्रशासन नियंत्रण राज्य सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, सीधा सा। अब इसमें एक पॉइंट और क्या लिखेंगे, यह केवल कार्यों में लिखेंगे आप, यह केवल उत्पादक कार्यों हेतु लोन देती हैं। अब इनकी स्थापना कैसे होती है, करता कौन है, राज्य। इनकी स्थापना कौन करता है, इनकी स्थापना कौन करता है, आपस के अन्य जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं वो, और किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब किसके अंतर्गत इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है राज्य सहकारी, लिखिए राज्य सहकारी समिति अधिनियम
अधिनियम 1953 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। पंजीकरण कैसी किस आधार पर होता है? रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नियमन कौन करता है? आरबीआई ऑफ राज्य सरकार यानी राज्य सहकारी समिति। शाखाएं राज्य तक सीमित होती हैं। और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, यह केवल उत्पादक कार्यों हेतु लोन देती हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि त्रिस्तरीय कार्य करती हैं, तो 3 स्तरों पे काम कैसे करती है? त्रिस्तरीय। और आपने एक पॉइंट पढ़ा है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करती है, ना कि शहरों में। अब 3 प्रकार कौन से थे आपके? अगर नीचे से देखें तो सबसे नीचे देखें तो प्राथमिक, सहकारी, साख समिति, और क्या है आपकी? जिला सहकारी साख समिति। तीसरा क्या है आपकी? राज्य सहकारी समिति। अगर इससे संबंधित कोई नियम विनियमन बनाना है तो इससे संबंधित नियम विनियमन कौन बनाता है? राज्य सहकारी बैंक। अगर कोई प्लानिंग बनाना है तो प्लानिंग कौन बनाता है? जिला सहकारी साख समितियां। लेकिन कार्य कौन करता है प्रमुख रूप से? ये तो आपकी संरचना हुई सीधा सीधा सा। ये तो आप फर्स्ट पे कौन है? राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव कमिटीज या समिति आप बोल सकते हैं, बैंक बोल सकते हैं, बैंक बोलिए अभी। फिर कौन आपका? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला। फिर कौन है आपका? प्राथमिक, पीएसीबी हो गया आपका। तो देखिए ये क्या करता है आपका? विनियमन भी करता है। योजना कौन बनाता है? ये। लेकिन कार्य कौन करता है? तो ग्राउंड लेवल पर काम करता है आपकी कौन? प्राथमिक सहकारी साख समिति। इसका कार्य तो सिर्फ प्लानिंग बनाना होता है। इसका काम क्या होता है? नियमन, निरीक्षण आदि। और निरीक्षण कौन करता है? आरबीआई। विनियमन कौन करता है? आरबीआई और राज्य सहकारी समितियां। अब ये हुए 3 प्रकार। अब इसमें एक चीज और समझने योग्य है, वो है आपकी कि सर आपने ये तो बता दिया प्राथमिक, जिला और स्टेट, ये क्या है? ये है आपकी क्या? यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसको भी लिखिए हेडिंग डालकर। आपने 3 बैंकों के बारे में लिख दिया है, त्रिस्तरीय बताया था। ये कब है? ये बाद में इसकी शुरुआत हुई। ये क्या है? शहरी, लिखिए शहरी सहकारी समिति या शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक लिखिए, शहरी सहकारी बैंक। अब ये शहरों में भी काम करती है। तो ये क्या है? 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत क्या होती है? ये रजिस्टर होती है। रजिस्टर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये शहरों में भी कार्य कर रही है। और किस लिए कार्य कर रही है? वित्तीय मुनाफे हेतु। वित्तीय मुनाफे हेतु कार्य कर रही है। तो यूसीबी इन तीनों से अलग है, ध्यान रखिएगा। नाम एक जैसे हो सकते हैं, तो आपको वही याद रखना है आपको। तो इसका यूसीबी का जो विनियमन कौन करेगा? अब सिंपल सी बात है कि आरबीआई करेगा। फिर आरबीआई करेगा ना, क्योंकि अब ये कार्य कौन से में जा रहा है? ये वाणिज्यिक बैंक की तरह कार्य कर रही है। की तरह बोला मैंने, ना कि ये बोला कि वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आती है। वाणिज्यिक बैंक की तरह कार्य कर रही है। तो यूसीबी को सिर्फ ये समझ लीजिए, आरबीआई कौन 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 विनियमन करता है? इसका विनियमन आरबीआई और राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए आप? पीएससीएस का तो आप समझ ही गए थे कि राज्य सहकारी समिति अधिनियम, नाबार्ड और सहकारी विभाग। इसमें नाबार्ड भी कर रहा था आपका। हाँ, नाबार्ड को जोड़ लीजिए इसमें, नाबार्ड। तो सभी में क्या क्या है? यूसी में नाबार्ड नहीं है बस। सिंपल से आपको एक चीज याद रखना है कि यूसीबी यानी शहरी कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी समिति, सहकारी समिति या बैंक बोलिए आप, उसमें नाबार्ड क्या नहीं करता है? आपका विनियमन नहीं करता है। और इन सब में नाबार्ड भी करता है, और बाकी बिल्कुल एक जैसा है। तो आपके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ये तो महत्वपूर्ण है ही, जो मैंने आपको पहले बताया कि सीधा सीधा मैंने आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखवाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे भी। और ये तो महत्वपूर्ण है ही एक बार को। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर रूप से। अब आगे चलते हैं हम।
ग्रामीण क्षेत्र पढ़ लिया हमने, वर्तमान स्थिति देख ली। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं? देखिए, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था क्या, बैंकिंग तंत्र होता है, दूसरा होता है गैर बैंकिंग तंत्र। गैर बैंकिंग तंत्र पे क्या आता है, जो कि बैंक नहीं होती। बैंक क्या नहीं होती? जो कि जमा स्वीकार नहीं करती। ये किसने बोला हमसे? ये बोला था हमने 1934 के अधिनियम ने परिभाषा के रूप में बोला था कि जो बैंक जमा स्वीकार नहीं करती वो बैंक नहीं होती। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में क्या आता है, उन सेवाओं के लिए जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से परे हैं, मतलब ये अलग होती हैं। ये कंपनियां बैंकिंग लाइसेंस के बिना वित्तीय सेवा प्रदान करती हैं, मतलब इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा परिभाषा क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंकिंग गतिविधियों के अलावा ऋण, निवेश, परिसंपत्ति, वित्त, चिट फंड, बीमा आदि सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है, ये डिपॉजिट या जमा स्वीकार स्वीकार नहीं करती, ये जमा स्वीकार नहीं करती। अब इसमें भी क्या देखेंगे, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्या, डिपॉजिट, और एक क्या है, नॉन डिपॉजिट। यानी एक प्रकार की होती हैं जो मुख्य होती हैं नॉन डिपॉजिटरी, यानी जो आपकी डिमांड यानी जमा को स्वीकार नहीं करती, कि हमको पैसा जमा नहीं करना, यानी हम आपकी सेविंग्स नहीं करवाते। और एक होती है जो आपकी क्या करती हैं, डिपॉजिट रख लेती हैं कि हाँ आप जमा करवा सकते हैं, तो नॉन बैंकिंग होती है। तो ये क्या होता है आपका, इसके बारे में अभी देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं नॉन डिपॉजिटरी, जो कि मुख्यतः एनबीएफसीज होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये लोन देती हैं, फिर लोन को वापस लेती हैं। इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी कंपनी में या किसी अन्य उद्योग में। चिट फंड का नाम आपने सुना ही होगा, बीमा का नाम सुना होगा। तो इसका विनियमन कौन करता है? आरबीआई करती है। इसमें ध्यान देने की चीज क्या है, एनबीएफसी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंक नहीं है। यानी जो बैंक हैं वो सभी किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, वो किसके अंतर्गत, 1949 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं बैंक्स। और आपने एक चीज मैंने आपको बताया था कि 1934 के तहत क्या होता है, वो सिर्फ ये बताता है कि ये बैंक अनुसूचित है या नहीं। लेकिन जो बैंक होंगी वो किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी, आरबीआई अधिनियम 1900 सॉरी आरबीआई अधिनियम नहीं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। और हमने अभी अलग क्या देखा था, जब हमने सहकारी बैंक पढ़ा था तब हमने बताया था कि ये किस अधिनियम के तहत कार्य करते हैं। तो बताया था सहकारी समिति अधिनियम, राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1953 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो हमने तीन प्रकार से देख लिया कि 1934 वाला देख लिया, सहकारी मतलब 1953 वाला, और आपका 1949 वाला। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो क्लास को एक बार दोबारा से देखिए ध्यान से। इसलिए मैंने बोला था कि फोकस होकर ध्यान से इसको पढ़ना है। और एनबीएफसी की विशेषता क्या होती हैं कि ये चेक जारी नहीं कर सकती, इसकी डिपॉजिट की सीमा होती है। अगर मैंने अभी बताया था कि दो प्रकार की एनबीएफसीज होती हैं, एक होती है एनडी यानी नॉन डिपॉजिटरी कि जो जमा स्वीकार नहीं करती, एक होती है डिपॉजिट जो जमा स्वीकार कर लेती है। अगर स्टेटमेंट में आए कि कोई भी एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करती तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आए कि कुछ एनबीएफसी जमा स्वीकार कर सकती हैं तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। लोन देती हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं। ये क्या है, कुछ प्रकार की हैं, कुछ एनबीएफसीज। अब एनबीएफसीज का विनियमन कौन करता है? आरबीआई करती है। एनबीएफसीज को लाइसेंस जारी करना और संचालन की निगरानी कौन करता है, कि पूंजी पर्याप्तता और अन्य मानदंडों का पालन कर रहे हैं तो कौन करता है? आरबीआई। अब इसके अन्य नियामक संस्थान भी होते हैं। देखिए, अगर एनबीएफसी जो कंपनी है अगर वो बीमा से जुड़ी है तो आरबीआई तो इसकी क्या करेगा, संचालन निगरानी करेगा ही, इसके साथ एडा भी करेगा। अगर एनबीएफसी किससे संबंधित है, पूंजी बाजार से, तो सेबी करेगी। अगर वो किससे संबंधित है, हाउसिंग फाइनेंस यानी होम लोन से संबंधित है, तो कौन करेगा? एनएचबी। अगर वो चिट फंड कंपनियों से संबंधित है तो कौन करेगा? राज्य सरकार। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को गलत करके आने वाले हैं, लेकिन आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, एनबीएफसीज हो गया।
अब एक चीज और देखते हैं आप। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि दो टाइप्स की होती हैं, क्या, एनबीएफसीज। हाँ, पहले देखते हैं, रुकिए। हाँ, एनबीएफसीज दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्या होती है एनडी, यानी नॉन डिपोजिटरी, जो कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती। एक होती है क्या, डिपॉजिटरी, यानी जो मांग स्वीकार कर लेती हैं, यानी वो अपने खाते खोलती हैं और उसमें पैसा जमा करती हैं। अब ये इनसे क्या अंतर होता है? अंतर तो मैंने एक बता ही दिया कि ये स्वीकार नहीं करती, ये स्वीकार करती हैं। अब जो स्वीकार करती हैं उनके लिए कुछ अलग तो हो गई। अब इनके लिए अलग ये है कि ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है 1956 के अंतर्गत। किसका? जो डिमांड डिपॉजिट जमा करते हैं तो क्या, 1956 का कंपनी अधिनियम 6, कंपनी अधिनियम। और न्यूनतम 2 करोड़ इनको क्या रखना पड़ता है, एनओएफ। एनओएफ क्या होता है? एनओएफ को हम अभी देखें तो एनओएफ का मतलब होता है, यानी कोई कंपनी 10 करोड़ की है, उस पर कर्जा उस कंपनी पर कर्जा 4 करोड़ रुपए का है, तो एनओएफ कितना होगा इसका? इसका एनओएफ कितना होगा? इसका एनओएफ होगा 6 करोड़ रुपए, यानी जितना कर्जा होता है उसको हम घटा देते हैं इसमें से सीधा सा। तो इसका एनओएफ है, एनओएफ, तो वो कितना है, न्यूनतम 2 करोड़ रुपए, कि इसको इतना अपने पास रखना पड़ेगा। बस, अब ये हमने लगभग सभी चीजें देख ली हैं। अब ये क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपकी क्या, एनबीएफसीज के प्रकार। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई अदर फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति के पढ़ने के बाद इन तीनों टॉपिक, यानी आरबीआई, बैंकिंग और मौद्रिक नीति संबंधित जो भी अदर कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो शब्दावलियाँ है, टर्मिनोलॉजी है, उसको हम एक क्लास में अच्छे से खत्म कर देंगे सीधा सा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने एक चीज का नाम जरूर सुना होगा, क्या, चिट फंड का, लक्ष्मी चिट फंड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। 25 दिन में पैसा डबल, सबने सुना होगा कि मेरे हाथ में लगी है मेरा वाली स्कीम। तो वो क्या था, एनबीएफसी ही था। अगर वो बैंक होता तो बैंक की जिम्मेदारी किस पर होती है, आरबीआई पर, यानी सरकार पर। तो वो क्या था, एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज था वो। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देख लीजिए, हमने जो पढ़ाया है उसको हमने कंक्लूड करके लिख दिया कि एनबीएफसीज और बैंकों में अंतर क्या होता है। इसको रोककर आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, मौद्रिक नीति।